Assalamu alaikum students, and I'm Khalid here, Head of Department of Chemistry from the Lens University. लेक्चर नंबर 11 में हमने ये पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको क्यों कास्टिक सोडा कहते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने उसकी एक जनरल सी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी। मैन्युफैक्चरिंग में हमने ये देखा कि किस तरह से हम उसे मरकरी सेल से प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके कार से हम जो है वो अपना NaOH बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसको नेल्सन सेल भी कहते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है, नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में या डायाफ्राम, अब ये डायाफ्राम लफ्ज़ का क्या मतलब है? डायाफ्राम का मतलब होता है पर्दा। इसमें बाकायदा एनोड और कैथोड के कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें पर्दा होता है। एक एनोड एरिया को सेपरेट किया जाता है कैथोड से, लेकिन वो सेपरेशन जो है वो परमिएबल डायाफ्राम होता है। परमिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों को उसमें पास आउट होने दिया जाता है, जबकि कुछ चीज़ें उसमें पास आउट नहीं हो सकती। तो इसमें पहली बात क्या हो गई कि एनोड और कैथोड के अलग अलग एरियाज होते हैं, और उन एरियाज को सेपरेट कैसे किया जाता है, एक परमिएबल डायाफ्राम से। फिर उसमें ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवाना है। ब्राइन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसका, सोडियम क्लोराइड का। उसको एनोड के कंपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और डाइल्यूटेड कास्टिक ब्राइन जो है वो फिर लीव कर देता है सेल को, और ये एनोड में हम उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जबकि वो फ्लो होता होता डायाफ्राम के थ्रू किसके अंदर मूव करता है, कैथोड के अंदर। तो इसमें सिंपली डायाफ्राम सेल में क्या होता है कि सेपरेशन है इसमें। इन द नेल्सन डायाफ्राम सेल एनोड एरिया को सेपरेट किया जाता है कैथोड एरिया से बाय यूजिंग, क्या यूज करते हुए, परमिएबल डायाफ्राम यूज करते हुए। ब्राइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है एनोड के कंपार्टमेंट में, जो कि फ्लो होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता डायाफ्राम में और कैथोड कंपार्टमेंट में। डाइल्यूटेड कास्टिक ब्राइन जो है वो फिर उस एट लास्ट क्या करता है कि वो सेल को लीव कर देता है। उसके बाद अगर हम इसका एक बेसिक प्रिंसिपल देखें तो वो क्या है कि इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये बर्फ पाशीदा, कोई ऐसा जिसमें से लाइट पास हो सके। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब NaCl जो प्योर होता है, वो यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि NaCl प्योर जो है वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। प्योर NaCl जो है उसका स्ट्रक्चर टाइटली और कम्पैक्टली पैक्ड होता है, उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्या उसमें कंडक्शन पॉसिबल है? नहीं। तो इस वजह से उसमें कंडक्शन भी नहीं होती। तो एक्वस NaCl का मतलब ये होता है कि वो उसको आयंस में कन्वर्ट कर देता है, तो आयंस की वजह से लाइट और कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, एक्वस NaCl है। और उसके बाद अगर हम इसका एक प्रोसीजर देखते हैं तो प्रोसीजर में जो है वो क्या होता है, प्रोसीजर में पहले पोरस डायग्राम, ये जो पोरस सेल है ये सारे का सारा एस्बेस्टॉस से बनता है। एस्बेस्टॉस से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एस्बेस्टॉस एक इनर्ट चीज़ है। इनर्ट का मतलब ये है कि इसने किसी भी चीज़ को अंदर एंटर नहीं होने देना। किसी भी किस्म का जो सेल होता है उसको मुकम्मल तौर पर इनर्ट करने के लिए हम उसमें क्या, दीवारें जो हैं उसमें एस्बेस्टॉस लगाते हैं। एस्बेस्टॉस लगाने का मकसद ये होता है कि वो रिएक्शन जो है उसका ख़त्म हो जाए, या फिर मेटल ऑक्साइड का बना होता है, पॉलीमर से रिलेटेड होता है। तो अब ये जो डायाफ्राम होता है उसमें वो किसका बना हुआ है, एस्बेस्टॉस का या फिर किसी मेटल ऑक्साइड का, जिसके ऊपर हमने पॉलीमर्स की एक लेयर लगाई होती है। अब ये डायाफ्राम क्या कर रहा है, ये एनोड और कैथोड को सेपरेट आउट कर रहा होता है। अब डायाफ्राम का यहाँ पर एक काम तो ये हो गया कि इसने सेपरेशन करनी है, किसकी, एनोड की और कैथोड की। इसका दूसरा काम ये होता है कि इसने ये भी प्रिवेंट करना है कि एनोड के अंदर कहीं हाइड्रोक्साइड आयन न चले जाएं, या कैथोड में कहीं क्लोरीन न चली जाए। यानी इसने अलग अलग उनको रखना है, आयंस को, आयंस का ट्रांसफ़र रोकना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बनाना है, लेकिन आयंस के जो ट्रांसफ़र है उसको बेसिकली इसने रोकना होता है। तो प्रोसीजर में क्या हमने देखा कि जो पोरस डायग्राम है एस्बेस्टॉस का बना होगा या किसी मेटल ऑक्साइड का जिसमें पॉलीमर्स लगे होते हैं।
एनोड और कैथोड के कंपार्टमेंट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। ये प्रिवेंट करता है हाइड्रोक्साइड आयन को, जो एनोड में एंटर नहीं होने देता, और क्लोरीन को ये कैथोड में एंटर नहीं होने देता, यानी ये सेपरेशन जो है वो बेसिकली उसको ईजी करता है। अब इसका जो जनरल उसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि जो सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन होगा उसको आपने अलग अलग कंपार्टमेंट में डालना है, और एनोड में डाली जाती है जो ब्राइन होती है। और क्लोरीन गैस भी पैदा कहाँ होती है, वो भी एनोड के अंदर पैदा होती है, क्योंकि क्लोरीन गैस में जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करती है, और क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं तो वो किस में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाते हैं Cl2 में। तो डायाफ्राम में, अब डायाफ्राम की ज़रा कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से देखते हैं कि डायाफ्राम की कंस्ट्रक्शन क्या है। डायाफ्राम की कंस्ट्रक्शन में ये है कि ये एक हिस्सा है और ये इसका दूसरा हिस्सा है। जो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा है ये आपस में सेपरेट हुए हैं एक पोरस पार्टीशन से। इस पोरस पार्टीशन का नाम क्या है, डायाफ्राम, यानी पोरस डायाफ्राम यही है। इस पोरस डायाफ्राम ने एक तो इन दोनों के जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको अलग अलग रखना है, दूसरा इसने ये मना करना है कि क्लोरीन कहीं दूसरे कंपार्टमेंट में ना ऐड हो जाए, हाइड्रोक्साइड आयन कहीं दूसरे में ना चले जाएं। तो इस बात का ख्याल कौन रखेगा, डायाफ्राम जो है वो फुली तौर पर इन्हें देखता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड है एक एनोड है। जितने भी सोडियम आयन होंगे इनकी कोशिश होगी कि ये कैथोड के पास जाएं, और जितने भी क्लोराइड आयन होंगे इनकी कोशिश होगी कि ये किसके पास आएंगे, एनोड की तरफ आएंगे। क्लोरीन गैस एनोड पर जमा होती जाएगी, जबकि आपके हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो डिप्लीटेड ब्राइन के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन करते जाएंगे। तो सिंपली क्या हो रहा है, दोनों जो हमारे पास डायाफ्राम के सेल्स हैं उन्हें सेपरेट आउट किया जा रहा है बाय यूजिंग दिस पार्टीशन। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड के ऊपर पैदा होगी, एनोड के ऊपर, क्लोरीन गैस भी एनोड के ऊपर पैदा होगी। तो आपके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से आपको मिलते हैं। रिएक्शन अगर देखा जाए तो एनोड के ऊपर कुछ रिएक्शन होंगे और कुछ कैथोड के ऊपर होंगे। एनोड के ऊपर, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनोड के ऊपर जाहिर सी बात है वो चीज़ें जाएंगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एनोड पर खुद पर पॉजिटिव है तो एनोड पर एनाइंस जाएंगी। एनोड किससे बना हुआ है, एनोड बना हुआ है ग्रेफाइट से यानी कार्बन से, और कैथोड बनता है स्टील मैश से। स्टील मैश का मतलब ये कि स्टील, मिली जुली जो स्टील होती है उससे। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड के पास आते कौन से हैं, कैथोड के पास आते हैं केटाइंस, क्योंकि उन कैथोड पर खुद नेगेटिव चार्ज है तो केटाइंस इसके पास आएंगे, क्योंकि केटाइंस पर खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक हमारे पास एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पर खुद पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास आते हैं नेगेटिव चार्ज वाले एनाइंस हैं, जबकि कैथोड के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है लेकिन इसके पास जो आते हैं आयंस उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड बना हुआ है कार्बन ग्रेफाइट से और कैथोड बना हुआ है स्टील की मैश से। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो एनोड पर हो रहे होते हैं और कुछ रिएक्शन हैं जो कैथोड पर होते हैं। अब सबसे पहले जो रिएक्शन कैथोड पर होते हैं उन्हें देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। एनोड पर क्या होगा, क्लोराइड आयंस आएंगे और वो क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लॉस हो जाएंगे। कुछ रिएक्शन जो हैं वो कैथोड पर भी हो रहे होते हैं, लाइक दिस। वाटर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये कहाँ हो रहा है, कैथोड पर। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं यानी रिडक्शन हो रही होती है, जबकि एनोड पर जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं, वहाँ पर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि सोडियम जो आयंस होंगे वो माइग्रेट होंगे डायाफ्राम के थ्रू कैथोड में, और वो कंबाइन किसके साथ हो जाएंगे, यानी सोडियम आयन जितने भी बने हैं वो कंबाइन होने लग जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और ये क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली जो है वो यही उसने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बनता है। अब इसका एक ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको ये जानना हो कि इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो ओवरऑल रिएक्शन में इसको इस तरीके से नोट डाउन कर लें कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे 2 क्लोराइड आयंस और 2 सोडियम आयंस। हमारा जो बेसिकली जो रॉ मटेरियल था वो यही था ना, वाटर और सोडियम क्लोराइड हमें चाहिए। इससे बनेंगे
2 हाइड्रो ऑक्साइड आयन और साथ में हाइड्रोजन और साथ में क्लोरीन। ये हाइड्रो ऑक्साइड खाली नहीं है, ये NaOH है। इसको ज़रा रेज करें, यहाँ पर हाइड्रोजन NaOH है, यानी ये साथ में क्या बनेगा, NaOH बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी और एंड पर क्लोरीन बनेगी। तो इस तरीके से डायाफ्राम सेल से हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब डायाफ्राम सेल में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डायाफ्राम सेल में बाज़ औक़ात क्लोरीन जो है वो हद से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, या इनकी जो सेपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट्स मिक्सअप भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक फ्लो शीट डायग्राम है जो कि बताती है कि किस तरह से ये जो है वो रिएक्शन चल सकता है। अब इसमें क्या है, साल्ट और वाटर, ये क्या थे, रॉ मटेरियल्स थे। सॉल्ट और वाटर को ले लिया। सॉल्ट और वाटर को डालना किसमें है, ब्राइन ट्रीटमेंट में। ब्राइन सोल्यूशन बनेगा ना। सॉल्ट को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है रिजल्टिंग, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो ब्राइन सोल्यूशन है। फिर इनकी करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। तो उसमें क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसमें सोडियम आयंस पैदा होंगे और क्लोराइड आयंस पैदा होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन पैदा होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन पैदा होंगे। अब इससे 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कास्टिक सोडा। ये जो कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन हैं, ये दोनों के दोनों बाय प्रोडक्ट होते हैं। बाय प्रोडक्ट से क्या मुराद है, इजाफी प्रोडक्ट हैं जिन जो भी नहीं भी बनते तो इट्स ओके था। कास्टिक सोडा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास इस तरह से आता है। फिर इसमें कास्टिक सोडा जो होता है, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि इम्प्योरिटी हमेशा लाइट वेटेड इम्प्योरिटी होती है, तो लाइट वेटेड इम्प्योरिटी का क्या करते हैं कि उसे हम हीट करते हैं। जैसे ही आप उसे हीट करेंगे तो जितनी भी लाइट वेटेड इम्प्योरिटी होगी वो इवेपोरेट हो जाएगी और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कास्टिक सोडा आ जाएगा। तो ये जो है वो फ्लो शीट डायग्राम थी कि किस तरीके से डायाफ्राम सेल को इस्तेमाल करते हुए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसके कुछ फ़ायदे हैं। नंबर 1 पे एप्लीकेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने पहले भी पढ़ा, बात स्टार्ट भी यहीं से हुई कि कपड़ा बनता ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से धुलता है। बगैर साबुन के कपड़ा कभी भी ना बन सकता है, ना उसे वॉश किया जा सकता है। सेकंड पे सोप और डिटर्जेंट का बेसिक पार्ट है ये। जितने भी सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, वो भी किससे बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। थर्ड पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री जितनी भी हैं, गैस इंडस्ट्रीज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लाजमी इस्तेमाल होगा। फोर्थ पे बेवरेजेस बॉटल, ये जो बॉटल्स होती हैं पीने वाली जिसमें गैसेस भरी जाती हैं, उसमें भी क्या इस्तेमाल होता है, कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है। फिफ्थ पे जब हमें एलुमिनियम की एक्सट्रैक्शन करनी होती है, हमें एलुमिनियम मेटल चाहिए होती है, तो बॉक्साइट से प्योरीफाई करते हैं। बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3। बॉक्साइट से हम Na3Al(F6) भी बॉक्साइट का फार्मूला होता है क्रायोलाइट का। तो क्रायोलाइट से या बॉक्साइट से जब एलुमिनियम का एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसकी प्योरीफिकेशन करनी होती है, तब भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम कास्टिक सोडा को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा कास्टिक सोडा का जो यूनिट ऑपरेशन है वो ख़त्म हो गया। तो इसकी असाइनमेंट्स बनाएंगे। 4 यूनिट ऑपरेशंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, चौथा आज ख़त्म हो गया है। तो इन चारों को असाइनमेंट्स लिखें इनकी, और ये आपने मुझे ईद के बाद जो है सबमिट करवानी है, ताकि मेरे भी थोड़ा नॉलेज में आ जाए कि आप लोगों ने साथ साथ जो है उस काम को किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा आखिरी लेक्चर था ऑनलाइन। तो इसके बाद इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर होंगे वही होंगे। तो आप लोग इसके लिए बराए मेहरबानी जो है वो तैयारी करें, क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। टाइम पहले ही आपके पास थोड़ा था, क्योंकि इस टाइम में ज़ाहिर सी बात है आपने पिछला सेमेस्टर तो पढ़ना नहीं था। चलें, अगले सेमेस्टर का कुछ ना कुछ गो थ्रू तो हुआ है ना, आपको थोड़ा बहुत तो पता चला है कि अगले सेमेस्टर में क्या हो रहा है।
या ऑनलाइन क्लास चलें। एक नया तजुर्बा यही सही कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी आ गई हैं, आपको यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करना आ रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये 12 लेक्चर आपके अप्लाइड केमिस्ट्री के आपके कोर्स के मुताबिक आज ख़त्म हो गए हैं। इनको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ना है, अच्छे से सीखें, इनके नोट्स तैयार करें। तो इसको हम एक डिस्कशन लेक्चर भी रखेंगे, उस डिस्कशन लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स को। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बेटा बहुत कोऑपरेट किया है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और आपके पेपर्स हों जल्दी जल्दी, ताकि आपका न्यू सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो सके एक रेगुलर बेसिस पे। तो बल्कि आप लोग दुआ भी करें अपने मुल्क के लिए, अपनी पूरी आलमी सतह पर ये जो वायरस फैला हुआ है, ताकि तमाम जो दुनिया है उसको इससे निजात मिल सके। थैंक यू सो मच। अपने उस्तादा को, अपने मैनेजमेंट को, अपनी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को, CEO को, सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।